आधी रात को मुंबई गोवा हाईवे पर दौड़ती जीप का इंजन एक लोरी की तरह गुनगुनाता था। अंदर तेज रॉक संगीत था। 5 दोस्तों के बेपरवाह टाहके और चिप्स के पैकेट की सरसराहट। लेकिन ये आवाजें शहर की चकाचौंध से दूर एक घने सघन अंधकार को चीरती हुई खुद ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। रोहन स्टीयरिंग संभाल रहा था। उसकी आंखें सड़क की लंबी अंतहीन काली पट्टी पर गड़ी हुई थीं। अन्यास के बगल में बैठी खिड़की से बाहर उस गहन कालेपन को देख रही थी जो उनके चारों ओर था। पीछे विक्रम अपने कैमरे के लेंस को साफ कर रहा था। समीर पहले ही अपने नेकपिलो में सिमटकर ऊँघ रहा था। और प्रिया सबसे शांत अपनी स्केचबुक में एक पेंसिल घुमाते हुए बाहर की तेजी से गुजरती हुई धुंधली आकृतियों को कैद करने की कोशिश कर रही थी। रोहन, पक्का है ना कि ये देवगढ़ नाम की जगह मौजूद भी है? विक्रम ने जीपीएस की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसकी स्क्रीन पिछले आधे घंटे से एक ही लाल रीरूटिंग संदेश दिखा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिग्नल को खा रही हो। रोहन ने लापरवाही से स्टीयरिंग घुमाई। जीप एक गड्ढे में से गुजरी। सब ऊपर नीचे हुए। अरे विक, गूगल मैप्स पर नहीं, दिल पर भरोसा रख। वो वंडरिंग सोल वाले ब्लॉग वाले ने लिखा था, भारत का छिपा हुआ स्वर्ग, घना जंगल, एकदम प्राचीन गांव, ताजी हवा और सबसे जरूरी, पूर्णतया नो फोन सिग्नल, दुनिया से कट जाने जैसा। अन्या ने कमजोर सी मुस्कुराहट बनाई। बस यही तो चाहिए था, एक सप्ताह के लिए ही सही। समीर अपनी नींद से जागा। स्वर्ग? मुझे तो लग रहा है हम नर्क के गेटवे की तरफ जा रहे हैं। देखो तो सरा बाहर कितना घना अंधेरा है। लगता है कोई विशालकाय काला पर्दा लटका हुआ है। सुबह का पहला उजाला होते होते वे मुख्य हाईवे से एक पतली संकरी और बुरी तरह से ऊबड़ खाबड़ सड़क पर मुड़े। सड़क इतनी कच्ची थी कि लग रहा था जैसे किसी ने जंगल को बस जबरदस्ती चीरकर रास्ता बनाया हो। दोनों तरफ पेड़ों की दीवारें इतनी ऊंची और घनी थीं कि सुबह की धूप की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही थीं। हवा में नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी। भाई, ये कुछ ज्यादा ही घना नहीं है? समीर ने बेचैनी से कहा, अपनी नाक से कोड़ते हुए। यहाँ जानवर वानवर या उससे भी बुरा कुछ? अरे डरपोक, चुप रह, रोहन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में थोड़ी जबरदस्ती थी। हम गांव में रहेंगे, इस जंगल में थोड़ी ही ना। 2 और घंटे की थका देने वाली लगभग दम घोटू ड्राइव के बाद जीप अचानक एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची। सामने एक टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर हाथ से लिखा हुआ था, देवगढ़। गांव बहुत छोटा और स्थिर था, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। बमुश्किल 20-25 मिट्टी और फूस के घर जो एक दूसरे से सटे हुए थे। हर घर के सामने एक छोटा सा बरगद या पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी धसी हुई थीं कि लगता था वे पृथ्वी की आत्मा तक पहुंच गई हों। पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसका पानी एक अजीब सी शांत गति से बह रहा था, बिल्कुल बिना आवाज के। और पीछे एक विशाल अंधेरी दीवार की तरह वो जंगल खड़ा था, जिसने सूरज की रोशनी को ही नहीं बल्कि हवा की आवाज को भी निगल लिया हो, ऐसा लग रहा था। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनकी हरकतें एक यांत्रिक सी लग रही थीं। औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, उनकी आंखें जमीन पर गड़ी हुईं। बच्चे खेल नहीं रहे थे, बल्कि चुपचाप अपने अपने घरों के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, न खुशी न दुश्मनी, बस एक गहरी थकी हुई तटस्थ था, जैसे वे किसी लंबे इंतजार में हों। उन्होंने भोला काका के होमस्टे में चेक इन किया, जो गांव का एकमात्र पक्का घर था, जिसकी दीवारों पर नमी के काले धब्बे थे। भोला, एक 60 साल का मजबूत लेकिन आंखों में गहरा दर्द समाये हुए आदमी, कम बोलता था। उसने उन्हें कमरे दिखाए, जिनकी खिड़कियां सीधे उस घने जंगल की ओर खुलती थीं। गांव बहुत सुंदर है काका, अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करते हुए कि बातचीत शुरू हो सके। और वो जंगल कमाल है, इतना रहस्यमय। भोला काका के चेहरे पर पहली बार एक स्पष्ट भाव आया, एक गहरी शिकन। उसकी आंखें अन्या की आंखों में घुस गईं। जंगल सुंदर है बिटिया, दूर से, पर आप लोगों से विनती है, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ भूलकर भी मत जाना। अपने कमरे के अंदर रहना, दरवाज़ा खिड़की अंदर से बंद कर लेना। उसने एक पल रुककर अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए कहा, और हाँ, रात में अगर कोई आवाज़ सुनो, कोई भी आवाज़, सीटी, रोने की आवाज़, अपना नाम पुकारते हुए, तो उसे अनसुना कर देना, चाहे वो आवाज़ कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। समीर ने घबराहट को मजाक में छिपाते हुए कहा, क्यों काका, वेंडिगो है क्या वहां? हमने फिल्मों में देखा है। भोला काका का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया।
उसकी आंखों में एक ऐसा भय था जो पीढ़ियों पुराना लग रहा था। कुछ नामों को नहीं पुकारना चाहिए बेटा, वो अपनी पुकार सुन लेते हैं और फिर वो तुम्हें ढूंढने आ जाते हैं। पहली रात अजीब और दमघोटू थी। जैसे ही सूरज ने आखिरी किरण जंगल के पेड़ों के पीछे छुपाई, गांव में एक अप्राकृतिक और भारी खामोशी छा गई। दिन में जो लोग सामान्य दिख रहे थे वे तेजी से बिना किसी आवाज के अपने घरों में दुबक गए, जैसे चूहे अपने बिलों में। ठीक 8 बजे गांव के बीचों बीच एक विशाल आग जलाई गई। पांचों दोस्तों ने अपनी खिड़की से देखा। गांव के सारे पुरुष हाथों में पुराने जंग लगे भाले और मशाले लिए उस आग के चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ गए। वे गा नहीं रहे थे, वे पूजा नहीं कर रहे थे, वे पहरा दे रहे थे। वे सब जंगल की ओर मुंह करके बैठे थे। उनकी आंखें अंधेरे में गड़ी थीं, उनके शरीर तनाव से कठोर थे। ये कोई रिचुअल नहीं था, ये एक घेराबंदी थी। ये क्या है? प्रिया ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। लगता है किसी खतरे से सुरक्षा के लिए। विक्रम ने अपना कैमरा निकालकर खिड़की की जाली के पीछे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये तो शानदार डॉक्यूमेंट्री फुटेज है, असली अनछुई आदिवासी संस्कृति। लेकिन रात भर वहां कोई संगीत नहीं था, कोई जश्न नहीं था। बस एक तनावपूर्ण बोझिल चुप्पी थी जिसे कभी कभार जंगल से आने वाली अजीब बेचैन कर देने वाली आवाजें तोड़ती थीं। दूर किसी पेड़ के टूटने की आवाज या किसी अज्ञात जीव की विचित्र बुलाहट। अगले दिन दोस्तों ने गांव घूमना शुरू किया। गांव के लोग फिर से सामान्य थे, लेकिन अब उनकी मुस्कुराहट ऊपरी और जबरदस्ती की लग रही थी। वे बात तो करते, लेकिन जैसे ही जंगल का जिक्र आता, उनकी आंखों में एक फौरन की चमक गायब हो जाती और उनकी बातचीत ठंडी पड़ जाती। वे बस अंधविश्वासी हैं, विक्रम ने तर्क दिया, अपने ड्रोन को उड़ाने की तैयारी करते हुए। मुंबई से आकर हमें ये सब अजीब लग रहा है। ये उनकी सदियों पुरानी परंपरा है। शाम होते होते वे नदी किनारे बैठे थे। जंगल की सीमा वहां से बस कुछ ही दूरी पर थी, एक काले हरे रंग की दीवार की तरह। सूरज डूब रहा था और जंगल का अंधेरा और भी गाढ़ा और भी सघन होता जा रहा था। हवा ठंडी हो गई थी। तभी समीर के कान में एक आवाज आई, एक सीटी, हल्की, दूर से। किसने बजाई? समीर ने पलटकर देखा। क्या? रोहन ने पूछा। सीटी, तुमने से किसी ने सीटी बजाई? सबने इनकार में सिर हिलाया। तभी वो आवाज फिर आई, एक जानी पहचानी धुन, वही जो रोहन अक्सर गाड़ी चलाते समय बेसुध होकर सीटी में बजाता था। रोहन, बंद कर ये सब, समीर चिढ़कर बोला। ये मजाक अच्छा नहीं है। मैंने नहीं बजाई समीर, सच कह रहा हूं, रोहन ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था। सीटी फिर बजी, इस बार जंगल के किनारे से, पेड़ों की छाया से। वो देखो, कोई हमें बुला रहा है, समीर उठते हुए कहा। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, जैसे कोई उसे बाहरी तौर पर नियंत्रित कर रहा हो। शायद कोई गांव वाला है। समीर, बैठ जा, आन्या घबरा कर कहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। भोला काका ने कहा था, आवाजों पर ध्यान मत दो। अरे यार, इतना डरपोक मत बनो, मैं अभी देख कर आता हूं। समीर जंगल की ओर बढ़ा। समीर रोक, रोहन चिल्लाया। समीर 2 कदम भी बढ़ा था कि सीटी फिर बजी। इस बार ठीक उसके पीछे से, नदी के दूसरी तरफ से, जहां कोई नहीं था। समीर उछल पड़ा। वे पांचों वहां अकेले थे, ये बात अब स्पष्ट थी। वे तेजी से दौड़े और गांव की ओर भागे। पीछे जंगल से वो सीटी की धुन एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो धुन बिगड़ गई थी, टूट गई थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पक्षी या कीट जिसने इंसानी आवाज की नकल करनी सीखी हो, बेसुरा गा रहा हो। और फिर उस बिगड़ी हुई सीटी के बाद एक लंबी संतुष्ट सी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भूखा शिकारी जिसने अपने शिकार को अपनी ओर आते देख लिया हो। उस रात वे सो नहीं पाए। गांव का रिचुअल फिर से शुरू हो गया, लेकिन आज आग ज्यादा बड़ी और तेज थी और पहरेदारों के चेहरे पर बेचैनी और भय साफ झलक रहा था। देर रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, प्रिया को एक आवाज आई। उनके कैबिन की लकड़ी की दीवार पर हल्की, लगातार खरोंचने की आवाज, जैसे कोई लंबे नुकीले नाखूनों से लकड़ी को बार बार खुरेद रहा हो। खरोंच, खरोंच, खरोंच। सुना? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज लगभग रोने जैसी थी। सब चुप हो गए। खरोंच की आवाज और तेज हुई, जैसे कोई उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो।
विक्रम ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और खिड़की का पर्दा हल्का सा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, बस पहरेदारों की आग की रोशनी दूर दूर तक। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, दीवार के ठीक दूसरी तरफ से एक गहरी गीली घुरघुराहट की आवाज आई, जैसे कोई जानवर गले में हड्डी फंसने से घुट रहा हो। समीर की चीख निकलने ही वाली थी कि रोहन ने तेजी से उसका मुंह दबा दिया। सब डर से सहमे उस आवाज को सुनते रहे, जो कुछ और मिनटों तक चलती रही और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे वो चीज वहां से चली गई हो। अगली सुबह वे सब डरे हुए और नींद से तार तार थे। हमें यहां से निकलना चाहिए, आन्या ने कहा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। एक मिनट विक्रम, जो सुबह से अपना सामान बेतरतीब ढंग से खोज रहा था। मेरा ड्रोन कहाँ है? मैंने उसे कल रात यहीं इस टेबल पर चार्ज पर लगाया था। ड्रोन गायब था, उसका चार्जर अकेला पड़ा हुआ था। शायद कोई गांव वाला उठा ले गया होगा देखने के लिए, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन की कमी थी। नहीं, विक्रम ने कहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे लगता है कल रात जब मैंने खिड़की से देखा था, मुझे कुछ दिखा था। मैंने सोचा शायद छाया है, लेकिन अब याद आ रहा है, वो एक बहुत ऊंचा, दुबला पतला आदमी था जो हमारे कैबिन के पीछे खड़ा था। उसकी लंबाई वो असामान्य थी और वो सिर्फ घूर रहा था। बकवास मत कर विक, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे भोला काका के पास गए, जो अपने घर के सामने बैठकर एक रस्सी बुन रहा था। उसकी उंगलियां बेहद तेजी से चल रही थीं। काका, यहाँ क्या हो रहा है? कल रात हमारे कैबिन के बाहर कोई था और विक्रम का सामान गायब है। मैंने कहा था, सूरज ढलने के बाद। अब आप लोग एक काम करें, आज ही यहां से निकल जाएं, अभी, दिन में ही। आज अमावस है, आज की रात वो ज्यादा भूखा होगा, वो शिकार पर निकलेगा और कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। वो कौन है? अन्या ने दबी हुई आवाज में पूछा। एक श्राप, भोला काका ने ठंडी बिना किसी लहजे में आवाज में कहा, जैसे ये एक साधारण तथ्य हो। कई पीढ़ियों पहले इस जंगल में कुछ लोग खो गए थे, एक पूरा कारवां। सर्दियों में भूख और ठंड ने उन्हें पागल कर दिया। उन्होंने वो किया जो इंसान को नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे को खा लिया। जंगल की आत्मा ने उन्हें सजा दी। उनकी रूहें वहीं अटक गईं, लेकिन उनका शरीर, वो बदल गया। वो अब इंसान नहीं है, वो एक नरभक्षी है। वो आवाज़ों की नकल करता है, वो सीटी बजाता है, वो रोते हुए बच्चे की आवाज़ निकालता है, वो तुम्हारे अपनों की आवाज़ की नकल करता है ताकि तुम जंगल में आओ। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। वेंडिगो, समीर बुदबुदाया। उसका चेहरा राख जैसा सफ़ेद हो गया। हमें अभी निकलना होगा, रोहन ने फैसला किया। वे अपनी जीप की तरफ भागे। जीप स्टार्ट नहीं हुई। इंजन एक मरते हुए कीड़े की जैसी आवाज़ करके चुप हो गया। क्या मतलब स्टार्ट नहीं हुई? अन्या चिल्लाई। आंसू उसकी आंखों में आ गए। रोहन ने बोनट खोली। इंजन के तार किसी जानवर ने नहीं, बल्कि किसी बुद्धिमान, जानबूझकर काम करने वाली चीज ने सफाई से काट दिए थे। तारों के सिरे बिल्कुल सीधे और साफ थे। हे भगवान, प्रिया ने कहा। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। वे फंस गए थे। सूरज ढलने लगा था। आसमान में बादल छा गए थे, चांद दिखने का कोई चांस नहीं था। गांव वाले पहले से कहीं ज्यादा घबराए हुए थे। आज रात वे आग के घेरे में नहीं थे। वे सब गांव के सबसे मजबूत पत्थरों वाले घर में इकट्ठा हो रहे थे, जो एक पुराने मंदिर जैसा लगता था। आप लोग भी अंदर आ जाइए, भोला काका ने कहा। उसकी आवाज में एक अंतिम सी चेतावनी थी। आज रात कोई बाहर नहीं बचेगा, कोई नहीं। वे पांचों बाकी 30-40 गांव वालों के साथ उस बड़े से, नमी और धूप में सूखी जड़ी बूटियों की गंध वाले हॉल में दुबक गए। दरवाजा लकड़ी के एक मोटे बल्ले से अंदर से बंद कर दिया गया। हवा में एक अजीब सी मीठी और सड़ी हुई गंध थी, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की। ये गंध कैसी है? समीर ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। भोला काका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख था। वो आ गया है, वो जंगल से गांव में आ गया है, वो हमें सूंघ रहा है। और तभी बाहर से आवाजें आने लगीं। पहले एक सीटी, वही धुन जो रोहन बजाता था। फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज। फिर एक कुत्ते के भौंकने की, जो धीरे धीरे एक दर्दनाक चीख में बदल गई। गांव वाले कांप रहे थे, अपने अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे। कुछ औरतें सॉफ्टली रो रही थीं। वो हमें बाहर बुला रहा है, भोला काका ने फुसफुसाया। चुप रहो, बिल्कुल चुप, कोई आवाज मत करो। बाहर की आवाजें बंद हो गईं। एक भयानक बहरी खामोशी छा गई, जो आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। और तभी छत पर जोर से धड़ाम की आवाज आई,
जैसे कोई भारी लेकिन फुर्तीली चीज छत पर कूदी हो। पूरा हॉल हिल गया। सबकी सांसें रुक गईं। सैकड़ों आंखें छत की तरफ उठ गईं। छत लकड़ी की पुरानी बल्लियों से बनी थी। ऊपर से खरोंचने की आवाज आने लगी, वही आवाज जो कल रात उनके कैबिन पर हुई थी, लेकिन अब वो और तेज और ज्यादा उग्र थी। लकड़ी के छिलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहन, अन्या ने रोते हुए कहा। उसने रोहन का हाथ जकड़ लिया। चुप रहो, रोहन ने फुसफुसा कर कहा। उसका हाथ भी कांप रहा था। खरोंच, खरोंच, क्रैक। तभी प्रिया, जो कोने में अपनी स्केचबुक को सीने से लगाए बैठी थी, उसकी नजर छत के एक रोशनदान पर पड़ी। एक छोटा सा वर्गाकार छेद जिससे बाहर का अंधेरा दिख रहा था। उस छेद से कोई उन्हें नीचे झांक रहा था। दो आंखें जो इंसानी नहीं थीं, वे पूरी तरह काली थीं, लेकिन उनके बीच में एक हल्की पीली चमक थी, जुगनुओं की तरह, लेकिन बहुत ही बुरी। वे चीजें बिना पलक झपकाए नीचे मौजूद हर जीवित प्राणी को स्कैन कर रही थीं। प्रिया की एक तीखी चीख निकली, जो उसके मुंह से बिना उसकी मर्जी के फूट पड़ी। जैसे ही वो चीखी, छत का एक हिस्सा ठीक उस रोशनदान के पास टूटकर अंदर गिरा। लकड़ी के तख्ते, मिट्टी और पत्थर नीचे आ गिरे और उस छेद से एक लंबा हड्डी जैसा पीला गंदा हाथ नीचे लटकाया। उसके नाखून जानवरों की तरह लंबे, मुड़े हुए और काले थे, मानो खून और मिट्टी से सने हों। गांव वाले चिल्ला उठे। कुछ लोगों ने भाले उठाकर उस हाथ पर वार किया, लेकिन हाथ तुरंत ऊपर खींच गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। बाहर से एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। वो एक कर्कश, मेटल के रगड़ने जैसी, गुस्से से भरी आवाज थी, जिसमें एक अमानवीय दर्द झलक रहा था। वो दरवाजे पर है, कोई चिल्लाया। मोटे लकड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। लकड़ी चटकने लगी। दरवाजा टूट जाएगा, सब लग जाओ। रोहन, विक्रम और कुछ मजबूत गांव वालों ने मिलकर दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हर धक्के से वे पीछे खिसक रहे थे। विक्रम, रोहन चिल्लाया, अपने कैमरे की फ्लैशलाइट दरवाजे की दरार से बाहर निकालकर उसकी आंखों पर मार। विक्रम ने अपना कैमरा उठाया। दरवाजे में एक छोटी सी दरार थी। उसने दरार से लेंस बाहर निकाला, आंखें बंद की और फ्लैश चालू कर दिया। एक पल के लिए एक तेज सफेद रोशनी ने बाहर के अंधेरे को चीर दिया। उस पल में विक्रम ने वो चीज देख ली। वो लंबा था, बहुत लंबा, 8 फीट से भी ऊंचा। उसकी चमड़ी भूरी, सूखी और चमड़े जैसी थी, जो सीने की पसलियों पर इतनी तनी हुई थी कि हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे, उनकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, और उसका सर, उसका मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा था, बिना होठों का, जो लगभग कानों तक फटा हुआ था, और उसमें नुकीले अंधेरे दांत दिखाई दे रहे थे। फ्लैश चमकते ही उस चीज ने एक दर्दनाक, कान फाड़ देने वाली चीख मारी और पीछे हट गई। धक्के की आवाजें रुक गईं। इसमें काम किया, विक्रम चिल्लाया, एक राहत की सांस लेते हुए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। एक गहरी, शातिर चुप्पी थी। क्या वो चला गया? समीर ने रोते हुए पूछा। भोला काका ने अपनी आंखें बंद की। नहीं, वो इंतजार कर रहा है। वो जानता है कि हम अंदर हैं। वो हमारी डर की गंध सूंघ रहा है। वो हमें थका देगा। घंटे बीत गए, कोई आवाज नहीं। कुछ गांव वाले हिम्मत करके दरवाजे से हटे, अपने पसीने से तर बदन को पोंछते हुए। शायद वो चला गया, शायद सुबह होने वाली है। क्रैश! आवाज दरवाजे से नहीं, बगल की दीवार से आई। मिट्टी और पत्थर की दीवार जो 10 इंच मोटी थी, अंदर की तरफ फट गई, जैसे उसे किसी विशालकाय कैन ओपनर से खोल दिया गया हो। धूल और मलबे के गुबार में वो चीज अंदर खड़ी थी। वो झुकी हुई थी, फिर भी उसकी ऊंचाई छत को छू रही थी। उसकी पसलियां एक जाल की तरह चमड़ी से बाहर झांक रही थी, और उसकी गंध, मौत और सड़न की गंध पूरे हॉल में फैल गई। सब जम गए, डर के मारे लकवाग्रस्त। वो चीज सूंघ रही थी। उसने अपना चौड़ा मुंह खोला, एक लंबी गीली सांस ली, जैसे हवा में तैरते डर का स्वाद ले रही हो। वो धीरे धीरे, लगभग तरल गति से आगे बढ़ी। भोला काका ने फुसफुसाया, उसकी आवाज लगभग खत्म हो गई थी। आवाज मत करना, हिलना मत, वो अंधेरे में शिकार करता है।
वो सुनता है और सूंघता है। सब बुत बने खड़े रहे, आंसू गालों पर बहते हुए, पसीने से तर बदन। वो चीज समीर के पास से गुजरी। समीर की आंखें फटी हुई थीं, आंसू बह रहे थे, लेकिन वो सांस रोके एक मूर्ति की तरह खड़ा था। वो चीज अन्या के सामने रुकी। उसने अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे कोई पहेली सुलझा रहा हो। अन्या की धड़कन इतनी तेज और जोरदार थी कि उसे लगा वो चीज उसके सीने के पिंजरे को हिलते हुए सुन लेगी। तभी कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत से डर के मारे एक छोटी सी दबी हुई हिचकी निकली। हिचक। वो चीज बिजली की तेजी से उस आवाज की तरफ पलटी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस चीज ने अपने लंबे पंजे जैसे हाथ आगे बढ़ाए, औरत को उसके बालों से पकड़ा और एक ही झटके में उसे टूटी हुई दीवार से घसीटते हुए अंधेरे में ले गई। उसकी चीखें भय और दर्द से भरी रात में गूंजी और फिर अचानक एक गीली और कुचलने की आवाज के साथ बंद हो गई। हॉल में दहशत फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। भागो! रोहन चिल्लाया। जीप तक भागो! ये रोशनी से डरता है, अपने फोन की फ्लैशलाइट जला लो। वे सब टूटी हुई दीवार से बाहर भागे। गांव में अफरा तफरी मची थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। जीप की तरफ! रोहन ने अन्या और प्रिया का हाथ पकड़ा। विक्रम, समीर, आओ! वे पांचों दौड़े। विक्रम एक पल के लिए रुका। उसकी नजर उस कोने में पड़ी जहां उसका कैमरा बैग पड़ा था। विक्रम, छोड़ दे वो! रोहन चिल्लाया। नहीं, इसमें टेप्स हैं, सबूत, दुनिया को दिखाना होगा। विक्रम ने बैग उठाया। जैसे ही वो पलटा, वो चीज जो अब तक अदृश्य थी उसके सामने खड़ी थी 10 फीट की दूरी पर। विक्रम, नहीं! अन्या चीखी। विक्रम ने कैमरा उठाकर फ्लैश मारा। वो चीज चीखी, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। उसने अपना लंबा हाथ एक बिजली की तेजी से घुमाया और विक्रम को एक ही झटके में उठाकर पास के एक पत्थर के चबूतरे पर जोर से पटक दिया। विक्रम का सिर पत्थर से टकराया। एक भद्दी सी गीली आवाज हुई। विक्रम! समीर चिल्लाया। डर के मारे उसकी जगह जम गई। वो चीज अब समीर की तरफ पलटी। उसके चौड़े मुंह से एक लाल टपक रही थी। समीर, भागो! रोहन ने आगे बढ़कर उसे जोर से धक्का दिया। वो चीज समीर पर झपटी, लेकिन तभी भोला काका और 2 गांव वाले जलती हुई मशालों के साथ उनके बीच में आ गए। आग! आग से ये डरता है! भोला काका चिल्लाए। उसकी आवाज में एक अंतिम साहस था। भागो बच्चों, यहां से निकल जाओ, जीप ठीक कर लो और भागो! उन्होंने आग का एक घेरा बना दिया, मशालों को हवा में घुमाते हुए। वो चीज पीछे हटी, गुस्से में गुर्रा रही थी, लेकिन आग की चमकती लपटों से डर रही थी। रोहन, अन्या और प्रिया जीप तक पहुंचे। समीर अभी भी शौक में था। उसकी आंखें विक्रम के बेजान शरीर पर गड़ी हुई थीं। रोहन ने उसे खींचकर जीप के पिछली सीट पर बिठा दिया। तार जुड़े नहीं हैं! रोहन चिल्लाया। मैं करती हूं! अन्या ने कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फोन की टॉर्च जलाई और इंजन के खुले हुए तारों को जोड़ने लगी। उसकी उंगलियां तेल और गंदगी से सन गईं। पीछे आग का घेरा छोटा हो रहा था। वो चीज मशालों पर झपट रही थी। एक गांव वाला मारा गया, उसके चीथड़े उड़ गए। अन्या, जल भी करो! हो गया! अन्या चिल्लाई। रोहन ने चाबी घुमाई, इंजन घरघराया और बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं! रोहन ने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। वो चीज अब उनकी तरफ देख रही थी। भोला काका जमीन पर गिरे हुए थे, उसकी मशाल दूर जल रही थी। वो चीज धीरे धीरे आत्मविश्वास से उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन ने फिर चाबी घुमाई, प्रार्थना करते हुए। व्रूम! इंजन स्टार्ट हो गया। एक सुंदर आवाज थी। पकड़ लो! रोहन ने जीप घुमाई और एक्सीलेटर फर्श तक दबा दिया। जीप की तेज हेडलाइट्स की 2 लंबी किरणें सीधे उस चीज पर पड़ी। वो अपनी लंबी पतली बाहों से अपनी आंखों को ढकते हुए जोर से चीखी। ये चीख शुद्ध पीड़ा और गुस्से से भरी थी। रोहन ने जीप नहीं रोकी। उसने सीधे उस चीज की तरफ गाड़ी चला दी जो हेडलाइट्स के प्रकाश में छटपटा रही थी। वे उसके बगल से सरकते हुए गांव से होते हुए उस कच्ची रास्ते पर आ गए। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ समीर का सिसकना और इंजन की आवाज थी। रोहन जीप को अंधेरे में भगाता रहा। पेड़ों की शाखाएं कभी कभी जीप के शीशों पर आघात करती। पीछे जंगल से एक आखिरी हताश और गुस्से वाली चीख गूंजी जो धीरे धीरे दूर होती गई। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मुख्य हाईवे पर नहीं आ गए और उन्होंने सुबह के पहले फीके भूरे रंग का उजाला नहीं देख लिया। उन्होंने जीप एक सुनसान ढाबे के बाहर रोकी। समीर जीप से उतरा और जमीन पर बैठकर हिचकियां लेते हुए रोने लगा। अन्या बुरी तरह से कांप रही थी। उसने खुद को अपनी बाहों में कस लिया। रोहन स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर हाँफ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। प्रिया, जो पूरी तरह शांत और भावनाहीन लग रही थी, अपनी स्केचबुक को घूर रही थी। प्रिया, अन्या ने धीरे से टूटी हुई आवाज में कहा, तुम ठीक हो ना? प्रिया ने बिना कुछ कहे, बिना सिर उठाए अपनी स्केचबुक अन्या की तरफ बढ़ा दी। अन्या ने उसे खोला।
उसमें गांव के सुंदर स्केच थे, नदी के, भोला काका के, बच्चों के। और फिर आखिरी पन्ना। वो एक स्केच था जो अंधेरे में जल्दी जल्दी में बनाया गया था। लाइनें घबराई हुई और टूटी फूटी थीं। वो उस हॉल का था जहां वो चीज छत से झांक रही थी। प्रिया ने उन आंखों को बिल्कुल सही चित्रित किया था, उनकी बेचैन बुरी चमक। लेकिन वो अकेली नहीं थी। स्केच में उस चीज के पीछे टूटी हुई दीवार के अंधेरे में वैसी ही दो और जोड़ी आंखें चमक रही थीं। और थोड़ा और दूर एक तीसरी जोड़ी। वो अकेला नहीं था। अन्या का फोन अचानक बज उठा। मुंबई से उसकी मां का फोन था। सिग्नल वापस आ गया था। दुनिया फिर से जुड़ गई थी। लेकिन अन्या फोन को सिर्फ घूरती रही, उसे उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे याद आया कि विक्रम का कैमरा, जिसमें वो सबूत था, वहीं देवगढ़ में रह गया था। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। कोई नहीं मानेगा, सिवाय प्रिया की स्केचबुक के और उस गहरी लंबी खरोंच के जो जीप के पिछले बम्पर पर लगी थी, जैसे किसी ने उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश में अपने नाखून गड़ा दिए हों। वे मुंबई वापस आ गए, लेकिन उनका एक हिस्सा, विक्रम और उनका सुकून, उनकी नींद, हमेशा के लिए देवगढ़ के उस अंधेरे भूखे जंगल में छूट गया। और कभी कभार शहर की रातों में जब हवा एक खास तरह से चलती, तो उन्हें लगता वो सड़ंध फिर से आ रही है, और दूर से बहुत हल्की सी एक बिगड़ी हुई सीटी की आवाज उनके कानों में गूंजती।